हेलो बुल ड्रैगर्स दोस्तों, 600 पॉइंट निफ्टी गिरने के बाद अब थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज होता हुआ नजर आ रहा है और पिछले 2 दिनों से मार्केट में हमें ग्रीन देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट में इस वक्त हम देखें तो बुलिश और बेरिश फोर्स दोनों काफ़ी स्ट्रांगली एक्टिवेटेड हैं। एक तरफ से स्ट्रांगली बाइंग हो रही है, दूसरी तरफ से स्ट्रांगली सेलिंग भी हो रही है। बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों में से आखिर जीतेगा कौन। तो अगर हम फोर्सेस की बात करें तो 2 तरीके के इस वक्त हमारे मार्केट में फोर्सेस चल रही हैं। पहली फोर्स जो है वो ग्लोबल लेवल की फोर्स है। अब ग्लोबल लेवल की फोर्स में क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो देखिए, पहली चीज़ जो ग्लोबल लेवल पर जो फोर्स एक्टिवेटेड है वो है फेड की पॉलिसी। दोस्तों, पिछले हफ्ते फेड ने अपनी लास्ट मीटिंग में हालांकि कोई भी चेंज नहीं किया, रेट्स को बिल्कुल अनचेंज छोड़ दिया। 5.25 से 5.5% के रेट्स को इंटैक्ट रखा। लेकिन जो उन्होंने फेड के चेयरमैन ने अपनी कमेंट्री में कहा उससे मार्केट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। हालांकि उन्होंने कुछ नया नहीं कहा। उन्होंने पहले भी फेड चेयरमैन ने कहा था कि इस साल 2 से 3 रेट कट्स होने वाली हैं। दोस्तों, इसी चीज़ को उन्होंने अपनी मीटिंग में भी रिपीट किया और कहा कि इस साल वो 3 रेट कट्स कर सकते हैं। 0.75% रेट में गिरावट हो सकता है। हालांकि उन्होंने किया नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा जो उनका इन्फ्लेशन का टारगेट है 2% पहले भी था और अभी भी है, वो इंटैक्ट है। तो जब तक इन्फ्लेशन उससे नीचे नहीं जाता है और सस्टेन नहीं करता है तब तक वो रेट्स को कट नहीं करेंगे। तो उन्होंने कुछ भी नया नहीं कहा, लेकिन जैसा कि होता है उनके टोन को मार्केट रीड करता है और इसकी वजह से मार्केट में एक्साइटमेंट देखने को मिला। डाउ जोन्स करीब 300 पॉइंट से ऊपर क्लोज हुआ और इसके बाद हमारे मार्केट्स में भी हमें ग्रीन उसके बाद से लगातार देखने को मिल रहा है। तो ये ग्लोबल फोर्स का एक जो इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स में दिख रहा है और ग्लोबल फोर्स जो इस फोर्स की अगर बात करें तो ये बुलिश है, हमारे मार्केट्स के लिए भी बुलिश है। तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि अगर मार्च के महीने में एफआईएस की फिगर्स आप देखें तो वो बाइंग मोड में हैं और करीब 30,000 करोड़ की उन्होंने 15 दिनों में बाइंग कर दी है। काफ़ी अच्छी बाइंग की है। तो अगर हम सेक्टर्स की बात करें किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा बाइंग जो है एफएमसीजी सेक्टर में कर रहे हैं, करीब 11,180 करोड़ का। ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है दोस्तों। अगर आप देखें तो नेट उनकी एफएमसीजी में सेलिंग उन्होंने की है, लेकिन ये फिगर्स पॉजिटिव में इसलिए आ रही हैं क्योंकि आईटीसी का जो स्टेक सेल हो रहा है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था और आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि जो उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बैट, वो अपना स्टेक कम कर रही है क्योंकि हमारे इंडियन रूल्स के मुताबिक वो उन्हें अपनी होल्डिंग को कम करना है। तो जब वो बेचेंगे तो किसी को खरीदना है और उतना बड़ा अमाउंट कोई रिटेल तो खरीद नहीं सकता है। तो ब्लॉक डील और दूसरे मीन्स के थ्रू जो एफआईआईज उस स्टेक को खरीद रहे हैं, इस वजह से ये फिगर पॉजिटिव आई है एफएमसीजी में। बाकी के अगर उस फिगर को हटा दें तो ये नेगेटिव हो जाएगा, उनकी नेट सेल की फिगर हैं। तो ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एफएमसीजी में वो नेट बायर है। इसके बाद आप देखिए टेलीकॉम में भी वो अच्छी बाइंग कर रहे हैं, 6648 करोड़ की उन्होंने बाइंग की हुई है। फाइनेंशियल सर्विसेज 5365 करोड़ उन्होंने बाइंग की हुई है और सर्विसेज सेक्टर में भी उन्होंने जो करीब 4697 करोड़ की बाइंग की है। साथ ही उन्होंने कंज्यूमर सेक्टर में भी अच्छी खासी बाइंग की है। अगर सेलिंग की बात करें तो सेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं की है, करीब हज़ार करोड़ की वो सेलिंग कर रहे हैं। जैसे हेल्थ केयर में करीब 1500 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है, आईटी में भी करीब 1100 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है और ऑयल एंड गैस में भी उन्होंने करीब 1000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। तो इन सेक्टर्स में वो सेलिंग कर रहे हैं, जिसमें वो बाइंग कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम जो इस ग्लोबल फैक्टर को देखें, जो रेट कट्स और एफआईआई बाइंग, तो वो हमारे मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है और उसका हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। दूसरा जो ग्लोबल फोर्स है वो है एक्सेंचर के रिजल्ट्स। दोस्तों, आप जानते हैं एक्सेंचर वर्ल्ड की एक लीडिंग आईटी कंसल्टिंग आईटी सर्विसेज कंपनी है। उनके रिजल्ट्स आए हैं और पिछले दिनों उन्होंने रिजल्ट्स में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट दिखाया और पहले जो उन्होंने आउटलुक दिया था वो ये कहा था कि वो पूरे साल में 2 से 5% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाएंगे। अब
वो कह रहे हैं कि वो शायद 1 से 3% का ही दिखा पाएंगे। सोचिए, वर्ल्ड की इतनी बड़ी कंपनी, आईटी सर्विसेज की कंपनी, वो कह रही है कि भाई हम तो 3% का भी रेवेन्यू ग्रोथ नहीं दिखा पाएंगे। तो उनके रिजल्ट आने के बाद हमारे इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज के जितने भी एडीआर थे, यूएस में ट्रेड होते थे, वो सारे नेगेटिव में आ गए, 2 से 3% के डाउन रहे। तो उन्होंने अपनी कमेंट्री में क्या कहा, उन्होंने कहा कि ग्लोबल सिनेरियो जो है अच्छी नहीं लग रही है, अनसर्टेनिटी है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से लोग आईटी स्पेंडिंग में कट कर रहे हैं, उन्हें नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं और वो रिन्यूअल्स भी नहीं कर पा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई 19,000 लोगों को वो ग्लोबली ले ऑफ भी करेंगे। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि पहली चीज़ तो ये कि ग्लोबल इकोनॉमी की सिचुएशन अच्छी नहीं है। भले ही रेट कट्स और ये सब ड्रामे चल रहे हैं, लेकिन ग्लोबल सिनेरियो उतनी अच्छी नहीं है। साथ ही दूसरी चीज़ जो हमें देखने को मिलेगा कि इसका इम्पैक्ट हमारे आईटी सर्विसेज कंपनी में भी देखने को मिलेगा। और आज हमें देखने को मिला, अब देखिए ये आईटी पैक हमारा है और इस पैक में आप देखिए सारे स्टॉक्स आज 2 से 3% जो है पूरे डाउन है। अगर आप पिछले 30 डेज में भी परफॉर्मेंस देखें तो एक LTTS को छोड़ दें तो ये सारे के सारे डाउन है। तो एक साल में तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों को उम्मीद थी कि मार्केट ऊपर है, ये भी रिकवर कर जाएंगे, लेकिन ये एक फ्रेश ब्लो है आईटी पैक के लिए। दोस्तों, ये नेगेटिव न्यूज़ क्यों है? एक सेक्टर, इतना बड़ा सेक्टर जिसका वेटेज निफ्टी में 17.5% है, वो अगर नहीं चलेगा तो वो मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पाएगा। दोस्तों, निफ्टी के लिए बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर और आईटी सेक्टर ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों डाउन रहेंगे तो कैसे मार्केट आगे बढ़ेगा, ये सोचने वाली बात है। तो दूसरा जो ग्लोबल फोर्स है वो है आईटी सेक्टर का न्यूज़, ये नेगेटिव है। पहला मैंने आपसे कहा कि फेड रेट कट और FII बाइंग वो पॉजिटिव है, पर ये हमारे मार्केट्स के लिए नेगेटिव काम कर रहा है। अब आइए डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात करते हैं। तो हम ग्लोबल फोर्स और डोमेस्टिक फोर्स को अलग अलग डिस्कस क्यों कर रहे हैं वो आपको इस चार्ट में देखने को मिल जाएगा। देखिए, ये हमारा इंडेक्स है, पिछले 1 महीने में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। अगर डाउ जोन्स को देखें तो करीब 2% अप है, निक्केई भी करीब 4% अप है, और अगर आप FTSE जो यूके का इंडेक्स है वो भी देखें तो 3% से ज़्यादा अप है। तो हमारे इंडेक्स क्यों डाउन हैं? और इसका वजह ये है कि ग्लोबल फोर्सेस जो हैं वो तो इन सभी मार्केट्स के लिए सेम अप्लाई कर रहे हैं। अगर इंटरेस्ट रेट्स डाउन हो रहे हैं तो फिर वो तो सभी मार्केट्स के लिए पॉजिटिव होंगे, लेकिन फिर वो हमारे मार्केट्स में क्यों उसका इम्पैक्ट नहीं दिख पा रहा है? क्योंकि लोकल फैक्टर्स भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्ले आउट कर रहे हैं। और वो लोकल फैक्टर क्या है? वो लोकल फैक्टर है दोस्तों, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू चल रहा है। दोस्तों, हम जितना भी कहें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई कंपनी के परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों फ़र्क पड़ता है। इसी वजह से इस डेटा को इतना SBI छुपाने की कोशिश कर रहा था, और जो हमारी कंपनीज़ के जो लॉयर्स हैं वो भी कोशिश कर रहे थे कि ये डेटा ना आए। हालांकि कोर्ट का जो रूलिंग आई जिसकी वजह से अब ये डेटा आ रहा है। अब इस डेटा को खंगाला जा रहा है, उसमें निकाला जा रहा है कि भाई किसने दिया, उसको क्या फ़ायदा मिला। देखिए दोस्तों, जो चंदा देना पॉलिटिकल पार्टी को ये गुनाह नहीं है, ये सदियों से चलता आ रहा है, आगे भी चलेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये एज ए घूस दी गई, अगर ये साबित हो जाता है तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर दोज कंपनी। और सिर्फ घूस की बात नहीं है, अगर आपके ऊपर मान लीजिए कोई इल्ज़ाम लगा मनी लॉन्ड्रिंग का या इनकम टैक्स का, और आपने उस केस दफ़ा रफ़ा करने के लिए कुछ पैसे दिए और ये साबित हो गया, तो वो कंपनीज के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। इस वक्त मार्केट जो है थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में है, वो समझने की कोशिश कर रहा है कि किन कंपनीज का इस इलेक्टोरल बॉन्ड का उन पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, कोर्ट क्या आगे एक्शन लेता है, किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन सामने आती है, कितने कंपनी उस लपेटे में आती हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर मार्केट भी थोड़ा नर्वसनेस है, और वही नर्वसनेस दोस्तों हमारे मार्केट्स में दिख रहा है। अगर आप देखें तो पिछले दिनों जो गिरावट हुई वो सिर्फ इसी वजह से हुई, बाकी सारे जो फैक्टर्स सभी मार्केट्स के लिए सेम तरह से अप्लाई करते हैं, लेकिन इस फैक्टर की वजह से गिरावट हुई। तो दोस्तों, हमने 3 फैक्टर्स के बारे में बात की, 2 ग्लोबल 1 लोकल। 2 ग्लोबल में आया फेड रेट की कमेंट्री और आईटी
सेक्टर की जो ग्लोबल लेवल पर सिचुएशन है, दोस्तों ध्यान रहे कि आईटी सेक्टर का जो मेजर रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट से आता है। तो अगर ग्लोबल सिनेरियो अच्छी नहीं होगी तो ये कंपनीज प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगी। तो ग्लोबल लेवल पर फेड रेट हाइक और साथ ही आईटी सेक्टर की सिचुएशन हमने बात की। दूसरा, डोमेस्टिक लेवल पर हमने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की। तो इसमें से 3 में से 2 फैक्टर्स नेगेटिव हैं, एक फैक्टर पॉजिटिव है फेड पॉलिसी का। तो अब ये प्रश्न उठता है कि बुलिश और बेरिश में से दोनों में से कौन सा फोर्स जीतेगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, फिर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात करेंगे। तो शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से लगातार मार्केट गिरावट में रहा और इस वक्त अगर हम देखें तो हमारे जो इंडिकेटर से आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है ये ऊपर की तरफ है, तो ये इंडिकेटर है बाय का। तो यहाँ पर बाय हमारा 21,800 के लेवल के आसपास इसने जनरेट किया था और अभी करीब 300-400 पॉइंट्स का इसमें जो प्रॉफिट चल रहा है। और वहीं अगर आप यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पर इसने सेल दिया था जब मार्केट ने रिसेंट टॉप बनाया था 22,500 का, तो वो सेल दिया था। तो अब ये इस वक्त शॉर्ट टर्म में बाय चल रहा है, अभी तक सेल का सिग्नल नहीं आया है। हम अगर देखें इस पोजीशन को अगर हमें कैरी करना हो, अगर मैं कैरी करूंगा तो मैं जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो 22,000 के लेवल का होगा। इससे नीचे अगर मार्केट जाता है तो आई विल एग्जिट। फिलहाल जो है बाइंग मोड में मार्केट चल रहा है और थोड़ा सा शायद और ऊपर जाए, हालांकि इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। इस वक्त फ्रेश बाइंग का कोई सीन नहीं है, हमें इस वक्त या तो न्यूट्रल रहना है या सेल साइड का देखना है। लेकिन इस लेवल पर हमारे सिस्टम ने बाइंग का सिग्नल दिया था। अगर हम अब लॉन्ग टर्म की बात करें, इन्वेस्टर्स की बात करें, तो इन्वेस्टर को इस वक्त क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, एज ए इन्वेस्टर हमें हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड दोनों के बारे में सोचना चाहिए। कितना रिस्क लेकर कितना रिवॉर्ड हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दोस्तों हम अगर ब्रॉडर मार्केट को देखें, हमारे लीडर्स की पहले बात करते हैं। आप फाइनेंशियल सेक्टर में HDFC बैंक की बात करिए, FMCG में HUL की बात करिए, पेंट सेक्टर में एशियन पेंट की बात करिए। आप अगर लीडर्स की बात करेंगे, इवन IT पैक की बात करिए, तो वहाँ पर ये स्टॉक्स कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रेशर में बने हुए हैं। HDFC जैसा स्टॉक जो कि हमारे इकॉनमी, हमारे GDP का इंडिकेटर है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके के प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ये सिचुएशन ऐसा नहीं है कि इसमें हमें अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी करनी है या आंख बंद करके खरीदारी करनी है। हमें बहुत जो है सोच समझकर जो पैसे लगाने हैं, स्टॉक को देखना है, सेक्टर को देखना है और उनके रेवेन्यूज़ को देखना है। ये टाइम वो नहीं है कि हम स्पेकुलेट करें, जो कि मैं बार बार आपके साथ रिपीट करता हूँ। दूसरी चीज़ दोस्तों, हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें उन स्टॉक्स पर बेट करना चाहिए जो पॉलिटिकली न्यूट्रल हो। अगर किसी तरीके की कोई स्टॉक पॉलिटिकली सेंसिटिव है, और मैं आशा करता हूँ आप मेरा मैसेज समझ पा रहे हैं, तो हमें उन स्टॉक्स से को थोड़ा उन पे अपनी पोजीशन को लाइट कर देना चाहिए या ऑल टुगेदर अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है और कुछ भी का मतलब कुछ भी हो सकता है। और कंपनी आज जिस सिचुएशन में है, जिस कंपनी को आज फ़ायदा हो रहा है, कल उसमें उसको नुकसान भी हो सकता है। तो इस वजह से हमें जो फंडामेंटल्स पर बेट करना है, हमें किसी तरीके के पॉलिटिकल कनेक्शंस या जो किसी तरीके के पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, उन स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। देखिए हम लोग सब रिटेल वाले लोग हैं और हम लोग अपनी हार्ड एंड मनी मार्केट में लगाते हैं, तो हमें रिस्क का डेफिनेटली सोचना चाहिए और उन्हीं स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए जो फंडामेंटली साउंड है, जो कंसिस्टेंटली अच्छा रेवेन्यूज़ में ग्रोथ दिखा रहे हैं, प्रॉफिट्स में ग्रोथ दिखा रहे हैं। हमें स्पेकुलेशन से थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कौन सी फोर्स इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है और कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो मार्केट के आगे के डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे? अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।